हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 3 मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द रोल ऑफ ट्राइबल्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ट्राइबल कम्युनिटीज ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान दिया। हमें उनके अपराइजिंग्स, लीडर्स और उनके संघर्ष को नेशनल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझाकर लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन, इंडियन नेशनल मूवमेंट सिर्फ एजुकेटेड क्लासेस या पॉलिटिकल लीडर्स तक सीमित नहीं था। इसमें किसान, मजदूर और ट्राइबल्स जैसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का भी बड़ा योगदान था। ट्राइबल्स को 2 तरह के शोषण का सामना करना पड़ा, एक तरफ ब्रिटिश सरकार और दूसरी तरफ जमींदार, महाजन और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। उनके अपराइजिंग्स और मूवमेंट्स ने फ्रीडम स्ट्रगल को और मजबूत बनाया। इस आंसर में हम उनके मुख्य मूवमेंट्स और योगदान पर चर्चा करेंगे। मेन बॉडी। 1. ट्राइबल संघर्ष का बैकग्राउंड। ट्राइबल्स ज्यादातर जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहते थे जहां उनकी अपनी अलग संस्कृति और जीवन शैली थी। ब्रिटिश के फॉरेस्ट एक्ट्स ने उनके शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और फॉरेस्ट राइट्स को खत्म कर दिया। हैवी टैक्सेस, मनीलेंडर्स की लूट और फोर्स्ड लेबर ने उनका जीवन और मुश्किल बनाया। इसी वजह से अलग अलग जगह ट्राइबल अपराइजिंग्स शुरू हुए। 2. अर्ली ट्राइबल रिवोल्ट्स, कांग्रेस मूवमेंट से पहले। संथाल रिबेलियन 1855-56। सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने संथाल ट्राइब्स को ब्रिटिश, महाजन और जमींदारों के खिलाफ उठाया। मुंडा अपराइजिंग 1899-1900। बिरसा मुंडा ने उलगुलम मूवमेंट शुरू करके जमींदारी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई की। खोंड और कोल अपराइजिंग, ओडिशा और चोटनागपुर के ट्राइबल्स ने भी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ संघर्ष किया। ये सब मूवमेंट्स डायरेक्टली नेशनलिस्ट स्लोगन्स यूज नहीं करते थे, लेकिन ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेजिस्टेंस का सिंबल थे। 3. नेशनल मूवमेंट में ट्राइबल पार्टिसिपेशन 20th सेंचुरी। ताना भगत मूवमेंट 1914। ओराउंड ट्राइबल्स ने जत भगत के लीडरशिप में गांधी जी के सत्याग्रह प्रिंसिपल्स को अपनाया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कई ट्राइबल एरियाज में फॉरेस्ट सत्याग्रह और साल्ट सत्याग्रह में ट्राइबल्स ने एक्टिवली हिस्सा लिया। रैंप रिबेलियन 1922-24। आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू ने ट्राइबल्स के साथ मिलकर आर्म स्ट्रगल किया, जिसमें उन्होंने गांधी जी से प्रेरणा ली। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ट्राइबल रीजन्स में गरिल्ला वॉरफेयर और प्रोटेस्ट्स ने ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया। 4. ट्राइबल योगदान का महत्व। नेशनल मूवमेंट का हिस्सा, ट्राइबल मूवमेंट्स ने रूरल और मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स के बीच ब्रिज बनाया। राइट्स और आइडेंटिटी, उनके संघर्ष ने लैंड राइट्स और डिग्निटी के इश्यूज को सामने रखा। रेजिस्टेंस के प्रतीक, बिरसा मुंडा और अल्लूरी सीताराम राजू जैसे लीडर्स नेशनल हीरोज बने। पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रभाव, इनकी लेगेसी ने ट्राइबल पॉलिसीज और वेलफेयर प्रोग्राम्स को शेप किया। कंक्लूजन, ट्राइबल्स का रोल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले के अपराइजिंग्स ने ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया और बाद में उन्होंने नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़कर अपना योगदान दिया। बिरसा मुंडा और अल्लूरी सीताराम राजू जैसे लीडर्स हमेशा रेजिस्टेंस और बलिदान के प्रतीक रहेंगे। इसलिए ट्राइबल्स का योगदान एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्कस जवाहरलाल नेहरू's पॉलिटिकल थॉट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें जवाहरलाल नेहरू के पॉलिटिकल आइडियाज को समझाकर लिखना है। स्पेशली उनके विचार डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, प्लानिंग, फॉरेन पॉलिसी और नेशन बिल्डिंग पर एक्सप्लेन करने हैं। साथ ही उनकी सोच को एक लीडर और थिंकर दोनों रूप में हाईलाइट करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन, जवाहरलाल नेहरू 1889-1964 भारत के पहले प्रधानमंत्री और एक बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे। उनकी सोच वेस्टर्न लिबरलिज्म, फैबियन सोशलिज्म और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से प्रभावित थी। नेहरू डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को इंडिया का फाउंडेशन मानते थे। उनकी विजन एक मॉडर्न, साइंटिफिक और जस्ट सोसाइटी बनाने की थी। आइए उनके पॉलिटिकल थॉट के मेन पॉइंट्स समझते हैं।
मेन बॉडी। 1. डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेहरू को पूरा विश्वास था कि इंडिया जैसे डाइवर्स देश के लिए डेमोक्रेसी ही बेस्ट सिस्टम है। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल से प्रेरणा लेकर इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की। नेहरू के लिए डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं, बल्कि लिबर्टी, इक्वालिटी और माइनॉरिटीज के राइट्स का प्रोटेक्शन भी था। एग्जाम्पल, 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन और फ्री इलेक्शंस उनकी डेमोक्रेटिक सोच का सबूत है। 2. सेकुलरिज्म और राष्ट्रीय एकता। नेहरू सेकुलरिज्म को भारत की यूनिटी के लिए जरूरी मानते थे। उनके लिए सेकुलरिज्म का मतलब था सभी धर्मों का सम्मान और पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग रखना। उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया और साइंटिफिक टेम्पर, मॉडर्न एजुकेशन और हार्मनी को प्रमोट किया। नेहरू कहते थे, इंडिया मस्ट बी सेक्युलर, अदरवाइज इट विल सीज टू एग्जिस्ट। ये उनके विजन की गहराई दिखाता है। 3. सोशलिज्म और इकोनॉमिक प्लानिंग। नेहरू फैबियन सोशलिज्म और मार्क्सिस्ट आइडियाज से प्रभावित थे, पर वो पूरे कम्युनिस्ट मॉडल के फेवर में नहीं थे। उनका मानना था कि प्लान डेवलपमेंट ही पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम कर सकता है। इसीलिए 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेक्टर पे फोकस था। एग्जाम्पल, सेकेंड 5 ईयर प्लान महालानोबिस मॉडल पर बेस्ड था और हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता था। 4. फॉरेन पॉलिसी और नॉन अलाइनमेंट। नेहरू ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिजाइन की और नॉन अलाइनमेंट का प्रिंसिपल दिया। कोल्ड वॉर के दौरान उन्होंने इंडिया को अमेरिका या सोवियत ब्लॉक से जुड़ने के बजाय एक इंडिपेंडेंट रास्ता दिखाया। वो पीस, एंटी कलोनियलिज्म और डेवलपिंग नेशंस के कोऑपरेशन के सपोर्टर थे। एग्जाम्पल, बैंडंग कॉन्फ्रेंस 1955 और नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM में इंडिया का एक्टिव रोल उनकी पॉलिसी का सबूत है। 5. साइंटिफिक टेम्पर और मॉडर्नाइजेशन। नेहरू को लगता था कि इंडिया की प्रोग्रेस साइंस और टेक्नोलॉजी से ही संभव है। उन्होंने IIT और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए और इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। नेहरू के लिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब वेस्टर्नाइजेशन नहीं, बल्कि मॉडर्न आइडियाज को इंडियन कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करना था। रैशनल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर को उन्होंने नेशनल कल्चर का पार्ट बनाया। कंक्लूजन, जवाहरलाल नेहरू की पॉलिटिकल थॉट डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और साइंस के बेस पर एक मॉडर्न इंडिया बनाने की थी। उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्लान्ड इकोनॉमी और नॉन अलाइनमेंट जैसे प्रिंसिपल्स दिए। उनकी कुछ पॉलिसीज क्रिटिकल रही, पर उनका विजन आज भी इंडिया को इंस्पायर करता है। नेहरू को हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक मूल स्तंभ कह सकते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 3. Analyze the political thought of जयप्रकाश नारायण। Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें जयप्रकाश नारायण JP के पॉलिटिकल आइडियाज एक्सप्लेन करने हैं। फोकस करना होगा उनके सोशलिज्म, सर्वोदय, डेमोक्रेसी और सबसे इंपॉर्टेंट, टोटल रेवोल्यूशन पर। साथ ही उनके कंट्रीब्यूशन को इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। जयप्रकाश नारायण 1902 टू 1979 एक बड़े फ्रीडम फाइटर, सोशलिस्ट थिंकर और इंडिपेंडेंट इंडिया के पॉलिटिकल लीडर थे। उनका सबसे बड़ा योगदान टोटल रेवोल्यूशन का आइडिया था जो 1970 में आया। JP के विचार गांधी जी, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी से डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। वो ना तो ऑथोरिटेरियनिज्म को मानते थे और ना ही सिर्फ वेस्टर्न डेमोक्रेसी को ब्लाइंडली फॉलो करते थे। उनका विजन डिसेंट्रलाइजेशन और लोगों की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पर बेस्ड था। मेन बॉडी। 1. JP का सोशलिज्म। शुरू में JP मार्क्सिज्म और वेस्टर्न सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस दी, लेकिन बाद में उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अडॉप्ट किया। उनका सोशलिज्म नॉन वायलेंट, ह्यूमेन और इंडियन कल्चर के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, ये उनका मानना था। मार्क्सिस्ट क्लास स्ट्रगल की जगह JP ने हार्मनी और सामाजिक न्याय पर फोकस किया। लैंड रिफॉर्म्स, पेजेंट्स और गरीब के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन उनके सोशलिज्म का सेंट्रल पॉइंट था। 2. सर्वोदय और गांधीयन प्रभाव। गांधी जी और विनोबा भावे के इन्फ्लुएंस से JP ने सर्वोदय को अपनाया। सर्वोदय का मतलब था सबका विकास, स्पेशली सबसे कमजोर लोगों का। JP कहते थे कि रियल डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव करेगी जब मॉरल वैल्यूज और विलेज सेल्फ रूल को अडॉप्ट किया जाए। इससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सामाजिक समानता को प्रमोट किया जा सकता था। 3. डेमोक्रेसी और पार्टी लेस पॉलिटिक्स। JP ने इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बुराइयों पर काफी क्रिटिसिज्म किया।
उनका मानना था कि पॉलिटिकल पार्टीज पावर के लिए काम करती है, लोगों के लिए नहीं। इस वजह से उन्होंने पार्टी लेस डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें पंचायती राज और लोकल कमिटीज डिसीजन मेकिंग में बड़ा रोल प्ले करें। ये एक पार्टिसिपेटरी और ग्रासरूट्स लेवल डेमोक्रेसी का मॉडल था। 4. टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। जेपी का सबसे बड़ा योगदान था टोटल रेवोल्यूशन, जो उन्होंने इंदिरा गांधी के रूल के दौरान दिया। उन्होंने 7 स्फीयर्स में ट्रांसफॉर्मेशन की बात की: सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशनल, मोरल और स्पिरिचुअल। स्टूडेंट्स और यूथ को मोबिलाइज करके उन्होंने करप्शन, इनइक्वालिटी और ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ मूवमेंट शुरू किया। उनका मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, बल्कि मोरल और एथिकल अवेकनिंग का भी सिंबल था। 5. जेपी के विचारों की रेलेवेंस। जेपी के आइडियाज आज भी करप्शन, डिसेंट्रलाइजेशन और गुड गवर्नेंस के डिबेट्स में रेलेवेंट है। उनका मॉरल वैल्यूज इन पॉलिटिक्स का आइडिया हर जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है। चाहे टोटल रेवोल्यूशन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ना हो पाया हो, लेकिन उसने लोगों को राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेंस जरूर दिया। कंक्लूजन। आखिर में जयप्रकाश नारायण का पॉलिटिकल थॉट सोशलिज्म, गांधीयन सर्वोदय और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक सिंथेसिस है। पार्टी लेस डेमोक्रेसी और टोटल रेवोल्यूशन उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशंस है। कुछ लोग उन्हें आइडियलिस्टिक या यूटोपियन मानते हैं, लेकिन उनका में फोकस हमेशा आम आदमी की भलाई पर था। जेपी की लेगेसी हमें याद दिलाती है कि पॉलिटिक्स बिना मोरालिटी और सेवा के अधूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Analyze the views of the Indian Marxists on Indian state and ruling class. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि इंडियन मार्क्सिस्ट थिंकर्स ने स्टेट और रूलिंग क्लास को कैसे देखा। हमें उनका एनालिसिस लिखना है जिसमें कॉलोनियल लेगेसी, क्लास स्ट्रक्चर, कास्ट और कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का जिक्र हो। फोकस ये होना चाहिए कि रूलिंग क्लास कौन है और स्टेट उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्क्सिस्ट थियरी के हिसाब से स्टेट हमेशा रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया में मार्क्सिस्ट थिंकर्स जैसे EMS नंबूदिरिपाद, PC जोशी और BT रणदिवे ने ये एनालाइज किया कि इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडियन स्टेट काफी हद तक कॉलोनियल स्ट्रक्चर पर बेस्ड रहा। इस एनालिसिस में उन्होंने दिखाया कि बोर्जवाजी और लैंडलॉर्ड्स ने मिलकर एक अलायंस बनाया जो अपने फायदे के लिए स्टेट मशीनरी का यूज करता है। मेन बॉडी। 1. कॉलोनियल लेगेसी और स्टेट फॉर्मेशन। मार्क्सिस्ट्स कहते हैं कि इंडियन स्टेट ने ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम काफी हद तक अडॉप्ट कर लिया। कॉलोनियल स्टेट का मैं काम था ब्रिटिश कैपिटलिज्म को बेनिफिट देना। आजादी के बाद भी आर्मी, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी सेम ही स्ट्रक्चर में चली। एग्जाम्पल। नेहरूवियन इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसीज ने इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट किया और फॉरेन कैपिटल से लिंक मेंटेन किया। 2. रूलिंग क्लास का नेचर। मार्क्सिस्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में रूलिंग क्लास एक सिंगल ग्रुप नहीं है, बल्कि एक अलायंस है। इस अलायंस में इंडस्ट्रियल बुर्जुआजी, बड़े बिजनेस हाउसेस, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स और ब्यूरोक्रेसी के सेक्शंस शामिल हैं। EMS नंबूदिरिपाद ने इसे बोर्जुआ लैंडलॉर्ड अलायंस बोला, जो पेजेंट्स और वर्कर्स की स्ट्रगल्स को दबाता है। मतलब स्टेट आम लोगों के इंटरेस्ट के लिए नहीं, बल्कि रूलिंग क्लास के बेनिफिट के लिए काम करता है। 3. स्टेट पावर और क्लास डोमिनेशन। मार्क्सिस्ट व्यू के मुताबिक स्टेट कभी न्यूट्रल नहीं होता, वो रूलिंग क्लास का इंस्ट्रूमेंट होता है। इंडियन स्टेट डेमोक्रेसी और इलेक्शंस का यूज करता है ताकि रूलिंग क्लास की डोमिनेंस को लीगल फॉर्म मिले। एग्जाम्पल। लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर पॉलिसीज बनाई गई, लेकिन वो लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने वाली थी। BT रणदिवे ने बोला कि स्टेट दो तरीके से कंट्रोल करता है, एक तरफ कोअर्शन, पुलिस और आर्मी, और दूसरी तरफ कॉन्सेंट, वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडीज। 4. कास्ट और क्लास डिबेट। इंडिया में मार्क्सिस्ट्स को कास्ट और क्लास के ओवरलैप को समझना पड़ा। शुरू में मार्क्सिस्ट्स कास्ट को इग्नोर करते थे और सिर्फ क्लास स्ट्रगल पर फोकस करते थे। बाद में DD कोसाम्बी जैसे थिंकर्स ने दिखाया कि कास्ट भी एक एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज से जुड़ता है। एग्जाम्पल। रिजर्वेशन पॉलिसी और कास्ट पॉलिटिक्स दिखाता है कि रूलिंग क्लास कास्ट सिस्टम को भी अडेप्ट करके अपना कंट्रोल मेंटेन करता है। 5. क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट व्यू। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मार्क्सिस्ट्स ने इकोनॉमिक क्लास को ओवर एम्फासाइज किया और रिलीजन, रीजन और एथनिसिटी को इग्नोर कर दिया। रूलिंग क्लास इतनी यूनिफाइड नहीं है जितना मार्क्सिस्ट्स दिखाते हैं, लेकिन
फिर भी मार्क्सिस्ट एनालिसिस इंडिया में इनइक्वालिटी और स्टेट रिप्रेशन को समझने का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देता है। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है कि इंडियन मार्क्सिस्ट्स के नजरिए में स्टेट एक रूलिंग क्लास का इंस्ट्रूमेंट है जो बोर्जवा लैंडलॉर्ड अलायंस के इंटरेस्ट को सर्व करता है। कॉलोनियल लेगेसी, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट और कास्ट क्लास के स्ट्रक्चर ने इसको शेप किया। इसलिए इंडिया में असली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब स्टेट की नेचर को बदला जाएगा। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।